इस तरीके से हम करते रहते हैं, ऐड करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो हम अपने से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे दिमाग में, हमारे संज्ञान में एक तथ्य बैठ चुका है। अब उसे यूज करने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, इसीलिए बोध स्तर विचार युक्त है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि स्मृति स्तर के उद्देश्य क्या है, यानी फोकस क्या होता है। तो फोकस होता है इसमें यही कि बच्चों के मानसिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। उद्देश्य यही है इस प्रतिमान का ये उद्देश्य है कि मानसिक प्रशिक्षण पर बल। और मानसिक प्रशिक्षण पर बल कैसे दिया जा रहा है? तो मानसिक प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है रटवाकर। बच्चा रटता है और रटने के आधार पर ही उसके मानसिक पक्ष को मजबूत किया जाता है और कोई एक्टिविटीज नहीं कराई जाती है। इसके बाद है कि जो बच्चा है, जब बच्चे को कोई चीज़ बताई जाती है तो बताने के साथ उसे उसका ज्ञान हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे को तथ्यों का ज्ञान हो जाता है। तथ्यों या विषय वस्तु का ज्ञान। जैसे हमने बता दिया कि बेटा ये मार्कर है, बोर्ड मार्कर, बच्चे ने बच्चा जान गया। अब बच्चा इस तरीके की जो भी चीज़ देखेगा तो वो कहेगा कि ये मार्कर है। भले वो मार्कर ना हो, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया है कि ऐसी कोई भी वस्तु होगी तो वो मार्कर ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे बच्चे को कोई 4 पैर वाला जानवर दिखा दिया गया, गाय दिखा दिया गया कि उसके 4 पैर हैं, ये गाय है। 4 पैर वाला बच्चा कोई भी जानवर देखेगा तो वो उसको गाय ही कहेगा। छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ये चीज़ें हैं, तो बच्चा सबको वही देखने लगता है। उस तरीके की सारी चीज़ें उसके दिमाग में वही बैठ जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि बच्चों को जो चीज़ें बताई जाती हैं उस विषय वस्तु का बच्चे को ज्ञान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चा सीखा होता है, सीखे गए विषय वस्तु का प्रयोग या तथ्य का प्रयोग कैसे करेगा? रट कर। बच्चे को टेबल याद कराया गया, श्लोक याद कराया गया, राम का रूप याद कराया गया। आप लोग देखते होंगे बचपन में जब हम लोग संस्कृत पढ़ते होंगे या सभी लोगों ने संस्कृत श्लोक पढ़ा होगा, तो हम लोग लगातार कोई चीज़ रट कर, जैसे राम का रूप हुआ, उसको रट कर हम लोग याद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी स्मृति शक्ति इतनी तीव्र होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से याद कर लेते हैं। अगर आज हमें टेबल याद करना हो तो हम याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी रटने की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता से न्यून हो जाती है। क्योंकि अब हम तर्क करने लगते हैं, अब अपने तरीके से हम तथ्यों को बनाना और उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना सीख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि यह जो प्रतिमान है वो मानसिक प्रशिक्षण पर बल देता है, तथ्यों या विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। हमने बता दिया कि ये सेब है। अगर हमने बच्चे को एप्पल दिखाया कि इस तरीके का जो भी वो गोल फल देखेगा तो कहेगा वो सेब है, भले अमरूद हो या अनानास हो या कोई भी चीज़ हो, बच्चा कहेगा वो सेब। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको बताएंगे कि लाल रंग का मीठा ये सेब है, तब वो लाल रंग के ही फल को सेब मानेगा। पीले कलर का है या ग्रीन कलर का है तो वो आम है या अमरूद है, इस तरीके से। तो ये हुआ उसका उद्देश्य। अब दूसरा संरचना। अब संरचना में क्या है? संरचना का मतलब ये होता है कि जो ये मॉडल हर्बर्ट जी ने निर्मित किया, ये जो मॉडल हर्बर्ट जी ने बनाया, ये किस सिंटैक्स या किस संरचना या किस प्रतिक्रिया के रूप में निर्मित हुई है। तो इन्होंने इसे 5 रूपों में, 5 सोपानों में बांटा था। इसे 5 सोपान में निर्मित किया था। 5 सोपान में संरचना को तैयार किया। इसलिए इसे संरचना को हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। इसमें इन्होंने 5 सोपानों पर 5 चीजों को आधार बनाया और कहा कि इसी के आधार पर यह मॉडल, जो यह प्रतिमान है हर्बर्ट जी का, वो निर्मित किया गया है। इसीलिए इसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि पंचपदी प्रणाली में क्या है। तो सबसे पहला है
तैयारी, तैयारी, या हमेशा शब्द यूज करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना या तैयारी में हम क्या करते हैं, हमें जिस चीज़ पर कार्य करना होता है उसका पूरा ब्यौरा हम पहले से निर्मित कर लेते हैं। जैसे कक्षा में छोटे बच्चों की क्लास में हमें बच्चों को हिंदी विषय में कविता पढ़ानी है, तो हम कविता कैसे पढ़ानी है, किस तरीके से पढ़ानी है, ब्लैक बोर्ड पर कैसे बच्चों को बताना है, वो सारी चीज़ें पहले से क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि इसमें पूरा दायित्व जो होता है वो शिक्षक का ही होता है, छात्र सिर्फ उनके अनुसार क्रिया करते हैं। इसीलिए क्या हुआ, पहला हुआ तैयारी या प्रस्तावना। दूसरी चीज है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण का मतलब कि कक्षा में जब शिक्षक बच्चों के समक्ष किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करता है तो कैसे प्रस्तुति देगा, गाकर बताएगा, बोलकर बताएगा, लिखित रूपों में बताएगा, मौखिक रूपों में बताएगा, बच्चों से पूछकर उसे प्रस्तुति दिलाएगा, या अपनी बातों से या बार बार एक चीज़ बोलते हुए बच्चों से दोहरवाएगा, रिवाइज कराएगा, किस तरीके से वो प्रक्रिया कराएगा, वो सारी चीज़ें प्रस्तुतिकरण होती है। प्रस्तुतिकरण मतलब कि क्लास में किसी भी तथ्य के अनुसार किया गया कार्य, तो ये आपका हुआ प्रस्तुतिकरण। तीसरा है आपका तुलना और संबंध। तुलना व संबंध। अब क्या है, शिक्षण प्रतिमान जो मैम हम लोग स्मृति शिक्षण प्रतिमान पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जब किसी विषय वस्तु या कंटेंट के बारे में शिक्षक बताता है तो वो बच्चों को किसी न किसी रूप में तुलना करता है। जैसे बच्चे को क से कबूतर बताया जा रहा है, क से कबूतर बताया जाता है, तो वो उस कबूतर की तुलना वो किसी अन्य पक्षी को दिखाकर करते हैं, बताते हैं कि बच्चा या कि बेटा ये पिजन है या ये कबूतर है। और पैरट को दिखाते हैं तो बताएंगे कि ये पैरट है। और संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा, संबंध ये रहेगा कि ये वाइट कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये उड़ता है, इस तरीके की चीज़ें, ये खाता है, ये वो खाता है, इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है। यानी अब बच्चों को थोड़ा सा अंतर करना और उनमें संबंध बताया जाता है। तो ये क्या हुआ, तुलना और संबंध। इसके बाद है निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। जब ये इस मॉडल में तैयारी कर ली गई, प्रस्तुति करने का तरीका देख लिया गया कि कैसे कक्षा में प्रस्तुति की जाएगी, इसको तैयारी कर ली गई कि जैसे क्लास में टीचर को आज जाना है और उसे आज पोएम पढ़ाना है, पोएम पढ़ाना है, तो वो इस पहले से तय कर लिया कि बच्चों को पोएम कैसे पढ़वाया जाए, गाकर, भाव भंगिमाओं के द्वारा। तो वो पहले से प्रस्तुति का एक खाका, एक रूपरेखा तैयार कर लेता है। फिर जब वो पोएम पढ़ा रहा है तो बच्चे को वो टीचर किस तरीके से इंडिकेट करके बताएगा, कैसे कंपैरिजन करके बताएगा, कैसे रिलेशन बताएगा कि बच्चे को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि छोटे बच्चे एक्सप्रेशन, भाव भंगिमाओं, इस चीज़ों को देखते ही आसानी से कोई चीज़ समझ लेते हैं। इसीलिए हमने बात की थी मानसिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक, तो ये हुआ निष्कर्ष और सामान्यीकरण की जो हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब कि जब बच्चे को तुलना और संबंध करना किसी न किसी विषय वस्तु से बताया गया तो अब वो अपने स्टेज तक पहुंच गया कि इतनी तैयारी के बाद इसका परिणाम क्या होगा। वास्तव में अगर इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उसका रिजल्ट सार्थक होगा कि निरर्थक होगा। यदि सार्थक होगा तो सामान्यीकरण का मतलब, जनरलाइजेशन का मतलब कि उसको फॉलो कर दिया जाएगा, अब वही काम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और यदि निरर्थक होगा तो नहीं, इसमें कुछ न कुछ इंटरचेंजिंग की जाएगी, कुछ न कुछ उसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक, इसके बाद है प्रयोग एवं अभ्यास। प्रयोग एवं अभ्यास, जब इस तरीके से पढ़ाने वाली प्रक्रिया सही निकल जाएगी तो अब बच्चों को खुद से वो करवाया जाएगा कि चलिए बेटा अब आप क्लास में खड़े होकर पोएम पढ़िए और सबको बुलवाइए। तो क्या होगा, जब इस तरीके से बच्चा प्रयोग करेगा, बच्चे को प्रयोग करना बताया जाएगा, बच्चा अभ्यास करेगा
तो बच्चे का मानसिक पक्ष मजबूत होगा, यानी उसकी रटने की क्षमता तीव्र होगी और वो अपने तथ्यों पर पकड़ बना सकेगा, उसको उस कंटेंट के प्रति पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। यही है हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में पंचपदी प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं। तो ये था आपका संरचना। अब इसके बाद देख लेते हैं सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि सामाजिक प्रणाली में क्या आएगा, क्योंकि हम लोग कक्षा को ही आधार बना रहे हैं, शिक्षण हम कार्य कर रहे हैं, तो सामाजिक प्रणाली जो होगी उसमें कक्षा का समाज कैसा होगा, कक्षा का वातावरण कैसा होगा। तो हमने आपको पहला बताया कि कक्षा का वातावरण नियंत्रित होगा। सबसे पहली बात कि कक्षा का जो वातावरण होगा नियंत्रित होगा। नियंत्रित होगा, क्यों नियंत्रित होगा? क्योंकि शिक्षक के अकॉर्डिंग ही छात्र प्रतिक्रिया करेंगे, यानी नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर या कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा, छात्र निष्क्रियता, छात्र निष्क्रियता या छात्र गौण होगा। छात्र निष्क्रिय, जाहिर सी बात है कि शिक्षक के अकॉर्डिंग छात्र को प्रतिक्रिया करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। छोटे बच्चों को जैसा काम दिया जाता है बच्चे वही काम करके आते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है वही करके आते हैं। तो इसका मतलब कि छात्र निष्क्रिय है। छात्र की उपादेयता सिर्फ शिक्षक की प्रतिक्रिया के अनुरूप है और कुछ नहीं। तीसरा है शिक्षक सक्रियता, शिक्षक सक्रिय रहते हैं, शिक्षक सक्रिय होते हैं। जाहिर सी बात है छात्र को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से कार्य कराने हैं, सब कुछ सारा दायित्व शिक्षक पर होता है। इसीलिए जो कक्षा का वातावरण होता है वो शिक्षक के आधार पर प्रभावपूर्ण रहेगा। शिक्षक जिस तरीके से जाता है छात्र को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, छात्र अपने अनुसार कोई भी वातावरण सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके बाद है शिक्षक को इसमें आदर्श माना जाता है। शिक्षक आदर्श होता है, शिक्षक आदर्श होता है और छात्र उन्हीं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये हुआ सोशल सिस्टम। इसके बाद देख लेते हैं मूल्यांकन प्रणाली। जो प्रतिमान हार्वर्ड जी के द्वारा प्रतिपादित की गई उसमें उद्देश्य बना कि उस प्रतिमान का क्या उद्देश्य हो, उस प्रतिमान के अंतर्गत कक्षा में कार्य करने की संरचना कैसे बनाई जाए। जब संरचना बन गई तो कक्षा का सामाजिक वातावरण कैसा हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय एक लघु समाज है। जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय एक लघु समाज है क्योंकि विद्यालय से बालक का संपूर्ण विकास संभव है और इसी विकास से बालक अपने समाज की ओर उन्मुख होता है और सही गलत की पहचान करते हुए वो अपना परिचय देता है। तो सामाजिक प्रणाली की सक्रियता को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। जब सामाजिक प्रणाली हो गई तो अब बालक, इस प्रतिमान के अंतर्गत बालक का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। बालक का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बड़ी बात रटने पर बल देकर। आप देखते होंगे छोटे क्लास में बच्चों को ज़्यादातर मौखिकी ओरल टेस्ट होते हैं, मौखिकी टेस्ट, मौखिकी परीक्षण के द्वारा बच्चों से टेबल पूछा जाता है, श्लोक पूछे जाते हैं, जो है नंबर पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग पूछी जाती है। ज़्यादातर मौखिकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। मौखिकी परीक्षा के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा के द्वारा भी बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। रटने पर तो बल दिया ही जाएगा, बच्चों से मौखिकी परीक्षा लेकर भी उनका मूल्यांकन किया जाएगा इस प्रतिमान में। लिखित परीक्षा के द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये था हार्वर्ड जी के अनुसार निर्मित यह ऐसा प्रतिमान जिसमें 4